Hi everyone, I'll just wait for one more minute and tell me one thing. Do you have your class at 3 today? Anybody out of you? जिसको भी मेरी आवाज आ रही है मुझे बताइए 3 o'clock आपकी क्लास है अभी? आप लोगों की क्लास है अभी आज 3 बजे, प्लीज मुझे बताइए। आप में से किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है? मैं कुछ पूछ रही हूँ आप लोगों से। अपने आप को कोई भी एक पर्सन अनम्यूट करिए और मुझे बताइए कि आपकी अभी आज 3 o'clock कोई क्लास है? हेलो एनीवन? आप लोगों को किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है? आप लोगों को किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो? आशीष, अंकित, साक्षी, आदर्श, चिराग, दिवाकर, साक्षी, शिवम, शोभा, तन्मय, किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है आप में से? आ रही है मैम। तो मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप लोगों को आंसर नहीं करना होता? अंकित के अलावा और किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है? 3 o'clock आपकी आज क्लास है या नहीं है, मैं ये पूछ रही हूँ अभी। आज आप 3 to 4, 3:30 फ्री हैं आप लोग सभी अभी? मैम 250 से सिग्नल एंड सिस्टम की क्लास स्टार्ट है हमारी। और उसके बाद? के बाद नहीं है शायद। 3 o'clock को ही क्लास है। बाकी सब को भी सुनाई दे रहा है किसी को? तो प्लीज पार्टिसिपेट करिए, मैं कुछ पूछ रही हूँ आप लोगों से। हम 250 से लेकर 330 तक होगी शायद। 3:30 के बाद कोई क्लास है? 3:30, उसके बाद नहीं है 3:45? नो। तो मैं आप लोगों को लिंक भेज देती हूँ। 3:30 आप मेरी क्लास अटेंड कर लीजिएगा इस क्लास के बाद। हम 2 क्लास होंगी आपकी। आज 2 क्लास ले लेती हूँ मैं, क्योंकि सिलेबस बहुत थोड़ा पीछे चल रहा है, इसको कंप्लीट करना मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा कवर करने के लिए। मैंने अभी दूसरे सेक्शन में भी कंटिन्यूटी में 2 क्लास ली थी, बट आपका कंटिन्यूटी में इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आप
का अभी एक लेक्चर है ऑलरेडी, तो मैं उस लेक्चर के बाद आपका कंटिन्यूटी में ले लूंगी। 2 लेक्चर्स कंसिडर करूंगी मैं इसको, इस क्लास को और उस क्लास को, और दोनों की अलग अलग अटेंडेंस मैं आपको दूंगी। ओके मैम। ठीक है, तो मैं 3:45 वाला, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं लिंक क्रिएट कर देती हूँ। 3:45 पे रखते हैं, फिर आपका वो वाला क्लास ओवर हो जाएगा। 3:45 या 50 पर कर लेते हैं वो क्लास, ओके मैम। तब तक वो क्लास भी ओवर हो जाएगी आपका। वेट अ मोमेंट, प्लीज होल्ड ऑन। ओके, देखिए आप लोगों को लिंक आ गया होगा, मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया ग्रुप में। तो यस मैम। 3:45, ठीक है, तो 3:45 आपकी एक नेक्स्ट क्लास होगी अभी। नाउ आई विल जस्ट कंटिन्यू विद दिस वन। Okay, so I hope screen is visible now. Indian economy we were studying yesterday, और हमने इनका इंडियन इकोनॉमी सॉरी के बारे में हमने कल जो कवर किया था, फीचर्स हमने कवर कर लिए थे, सेवन फीचर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब हमें इसका नेचर कंसिडर करना है। आज नेचर भी हमने स्टार्ट कर दिया था, दैट इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी बेसिकली, एंड since independence we are mixed economy, which means that both the sectors, public as well as private, are involved, and both the sectors are responsible for the growth sorry of our economy. तो जो कंट्रीब्यूशन पब्लिक सेक्टर से होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू होता है। देर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज आई वुड से, और दी सेक्टर जहाँ पे कि प्राइवेट लोग अपना काम नहीं उतना कंट्रीब्यूट कर पाते, या उनका उस वो लेवल नहीं होता कि उतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट वो कर पाए फॉर द एंटायर कंट्री और द इकोनॉमी। तो वहाँ पर गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है, और पब्लिक सेक्टर में वो इंडस्ट्रीज ओपन करती है, और उन सेक्टर्स को जो भी, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस हो जो कि मैंडेटरी होता है सिटीजन्स ऑफ कंट्री के लिए, तो वहाँ पर गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है और उसको वो मैनेज करती है।
अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई भी उसमें अवेलेबल नहीं होता करने के लिए, तो जैसे कि आजकल तो काफ़ी चीज़ें प्राइवेटाइज होती जा रही हैं धीरे धीरे। अब रेलवेज भी इनफैक्ट एक डिपार्टमेंट था रेलवेज, इंडियन रेलवेज कम्प्लीटली जो पब्लिक सेक्टर में था, गवर्नमेंट के अंदर था, बट अभी थोड़ा टाइम पहले उसका कुछ पार्ट प्राइवेटाइज कर दिया गया है, तो प्राइवेटाइजेशन उसमें भी स्टार्ट हो गया है। जैसे उससे पहले क्या होता था कि एलपीजी एंड अदर थिंग्स या पेट्रोल है, ऑल्दो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर दिया गया है, बट एज फार एज थिंग्स आर कंसर्न फॉर द प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट ही बाहर की कंट्रीज से करती है जहाँ पर वो चीज़ें प्रोडक्शन होती हैं या अवेलेबिलिटी है, या ऐसी कोई भी चीज़ जो रिसोर्सेज हमारी कंट्री में पैदा नहीं होते या हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं, हमारे लैंड में, हमारे इकोनॉमी में अवेलेबल नहीं है और उनका प्रोडक्शन हो भी नहीं सकता, उनको हमें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। वहाँ पर गवर्नमेंट प्ले करती है इम्पोर्टेंट रोल, और अगर वो एक नेसेसिटी है तो गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी भी देती है। जैसे एलपीजी एक बहुत ही जो हम यूज़ करते हैं घर में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है कुछ गरीब लोगों को कि अगर वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते और थोड़ा उनके लिए एक्सपेंसिव है उसको यूज़ करना, तो उसका गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है कुछ ना कुछ। ऑल्दो वो सब्सिडी के बाद गवर्नमेंट को उससे पे लॉस ही होता है, बट फिर भी for the betterment of the citizen and for so that the citizens of the country may avail that facility, and that is also a requirement of the people or the country people or the countrymen, तो इसलिए गवर्नमेंट उस पर वो सब चीज़ें देती है। तो अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये हो गया मिक्स्ड इकोनॉमी का मीनिंग, दैट प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक बोथ दी सेक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द economy of the country, or nature of Indian economy is mixed, so both the factors are producing that ways and contributing towards the growth of the nation. Now, features में क्या है? Since independence, India is a mixed economy. India's large public sectors was responsible for producing the employment and revenue to the company. क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम से ही गवर्नमेंट अपना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है कंट्री को चलाने में। अगर गवर्नमेंट बहुत सारे सेक्टर्स ओपन नहीं करती तो ना ही बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होती, ना ही बहुत सारे जॉब्स लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता, ना ही रेवेन्यू उतना उस लेवल से कंट्री में होता जिस लेवल का आज है। क्योंकि ऑल्दो इट इज अ लॉन्गर पीरियड, बहुत लॉन्ग पीरियड है ये सिंस इंडिपेंडेंस टिल टुडे, that we are like at 75 now, 74 75 years or plus years old as a free country, but still we are developing. But if we see that how big nation we are, we somehow have been able to establish ourselves somewhere in the country. We are still far better than so many other developing countries also. We are so much developed, otherwise also we have the face in the world. uh, you can say in the monetary जो fund है international monetary fund, which is like the World Bank, or the we as the country we are emerging as a new superpower. As far as the army is concerned, we have got the largest army among the world, one of the largest armies we have, not the largest army, but we are among I think top 10 largest army in the world we have. तो ये सारी चीजें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं। इन सब चीजों में कहीं ना कहीं हमने अगर अपना कोई रैंक या पोजीशन बनाया है, तो somehow even if we are developing, we understand it can be because of so many other things which were not controlled in time। जैसे कि पॉपुलेशन है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हम रखा है हमने अभी तक, उस पर कुछ काम नहीं कर पाए, टेक्नोलॉजी हम उतना अच्छे से नहीं लेके आ पाए, तो ये सारे फीचर्स बन जाते हैं इंडियन इकोनॉमी के। अब इंडिया शेयर जो है मिक्स इकोनॉमी की वजह से, क्योंकि लार्ज सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर थे और उसने ही पब्लिक सेक्टर ने यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर ने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और रेवेन्यू जनरेशन में फॉर द इकोनॉमी। इंडिया शेयर इन द ग्लोबल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट इंक्रीज फ्रॉम दिस परसेंट टू दिस परसेंट, फ्रॉम 07 से 08 हुआ, 2000 में था ये, फिर 2012 में इतना बढ़ गया। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ट्रेड जो भी बिजनेस है फॉर द इंटायर वर्ल्ड को वो कंट्रोल करती है। WTO, just give me a minute guys, give me 1 minute, I'm getting a call, hold on please।
नहीं करते हैं, मेरे को काम करने बैठना, सुबह से उठी हुई हूँ मैं बस। Okay, so next is Indian economy overview was हाईली इंस्पायर्ड बाय सोवियत यूनियन प्रैक्टिस। जो सोवियत यूनियन प्रैक्टिस करता था पहले से, हम उससे बहुत इंस्पायर होकर हमने अपनी इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे प्रैक्टिसेस ऐसी फॉलो करें जो सोवियत यूनियन फॉलो करता था आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर हमारी इंडिपेंडेंस, पोस्ट आर इंडिपेंडेंस। It had been recording growth rate not greater than 5, jumped in 1980s. This stagnant growth was termed by many economists as Hindu growth rate. मतलब एक स्टैग्नेंसी थी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट जो था वो बहुत ज़्यादा ग्रोइंग लेवल पे ग्रो नहीं कर रहा था, मतलब इट वाज ग्रोइंग समहाउ, बहुत ज़्यादा रेट ग्रो बड़े हुए रेट पर ग्रो नहीं किया हमारी कंट्री ने अंटिल 1980s। और इस ग्रोथ रेट को, स्टैग्नेंट ग्रोथ रेट को, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था, और उस रेट को हमने इकोनॉमिस्ट्स ने कहा हिंदू ग्रोथ रेट। In 1992 the country ushered into liberalization regime. लिबरलाइजेशन regime में हम लोगों ने एंटर किया। दूसरा, एक लिबरलाइजेशन का मतलब होता है थोड़ा सा फ्रीडम देना। डिटेल में हम लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टू नेक्स्ट, या मतलब इसी मॉड्यूल में हमारा टॉपिक है एलपीजी करके। एलपीजी में एल स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, पी स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो लिबरलाइजेशन मैं डिटेल में उसमें पढ़ा दूंगी आपको। इट इज लिबरलाइजेशन, वैसे उसका मीनिंग है टू लिटिल बिट ऑफ दी फ्रीडम वी हैड। 1992 में थोड़ा बहुत हमने लिबरलाइज किया अपनी कंट्री को। उस रेट को हमने कहा न्यू हिंदू ग्रोथ रेट। उससे पहले जब तक इंक्रीमेंट मतलब ग्रोथ उस लेवल से नहीं हो रहा जिस लेवल से होना चाहिए था, तब तक हम उसको हिंदू ग्रोथ रेट कंसिडर कर रहे थे। 1992 के बाद लिबरलाइजेशन जब हमने अपनी इकोनॉमी में लेकर आए, उसको हमने न्यू हिंदू ग्रोथ रेट का टर्म दिया, इकोनॉमिक्स ने दिया। इंडियाज डाइवर्स इकोनॉमी इनकम्पासेस ट्रेडिशनल विलेज फार्मिंग, मॉडर्न एग्रीकल्चर। उसके अलावा हमने ग्रो करने के लिए और क्या देखा कि हमारे पास, क्योंकि मेन कंट्रीब्यूशन, जो बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा हो रहा था हमारी इकोनॉमी में, वो था फार्मिंग। आज भी फार्मिंग बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है हमारी इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने में या हर चीज में। क्योंकि अगर फार्मिंग नहीं होगी फॉर एग्जाम्पल, तो जो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है खाना, सीरियल्स, आटा दाल चावल जिसे हम बोलते हैं, जो फार्मिंग के थ्रू हमको मिलता है, ग्रेन्स जो हमको मिल रहे हैं, अगर हमारी फार्मिंग नहीं होगी तो हमें ये कहाँ से करना पड़ेगा? फिर हमारी गवर्नमेंट को ये दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ेगा। बहुत हायर पैसे पर हमको वो मिलेगा, बहुत एक्सपेंसिव रेट पर हमको वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। पहली बार तो इंपोर्ट करने में मिलेगा कि नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी, क्योंकि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और बाकी सारी कंट्रीज से ही ज़्यादा है। तो कोई अगर एक्सपोर्ट करेगा भी तो कोई एक नेशन से एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा सबसे करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी कोई भी इकोनॉमी नहीं है जो हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी को संभाल सके। सो आर फार्मर्स आर डूइंग अ सो ग्रेट जॉब दैट एटलीस्ट हमारा जो ये काम है, खाना, फूडिंग एंड एवरीथिंग, हम इन हाउस अपना काम कर लेते हैं। हमारी अपनी ही इकोनॉमी में हम इतना ग्रो कर लेते हैं कि वी आर एबल टू फीड आर पॉपुलेशन इन दैट वे। वो अलग बात है कि क्योंकि हमारा डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि हमारा जो गैप है पुअर रिच का, वो पुअर और रिच का वो इतना ज़्यादा है, वी डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। तो कुछ लोग जो बहुत रिच हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो फूड को वेस्ट भी करते हैं। हालांकि फूड को वेस्ट करना मतलब फूड को वेस्ट किसी को भी नहीं करना चाहिए, और ये किसी की भी अथॉरिटी होनी ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट इस पर फाइन होना चाहिए अगर कोई पर्सन फूड को वेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये फूड हमने पैसा तो दे दिया, वी अंडरस्टैंड, बट इसको पैसे को इतना जो हमने ग्रेन हमने वेस्ट किया उसको हम उगा नहीं रहे हैं, तो हम उसका प्रॉपर कॉस्ट नहीं दे रहे हैं। वी आर जस्ट पेइंग इट टू कंज्यूम इट एंड नॉट टू वेस्ट इट। रादर वी शुड नॉट बी बाइंग जो हम वेस्ट करेंगे और वो हमें किसी और को मिल जाएगा, जो पर्सन मे बी जिन्हें अवेलेबल ही नहीं है फूड 2 मील्स अ डे। तो कुछ लोग भूखे मर रहे हैं और कुछ लोग एक्स्ट्रा वेस्ट कर रहे हैं। तो वो एक जो सिमिट्री है, या वो जो एक इक्वालिटी इस चीज में होनी चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन, हर किसी को एटलीस्ट खाना बराबर मिले, 2 टाइम का खाना जरूर मिले, वो चीज हम लोग हमारे यहाँ पर नहीं हो रही है। बट एज फार एज फार्मिंग इज कंसर्न, यस, हम वी आर एबल टू प्रोड्यूस गुड क्वांटिटी सो दैट वी कैन फीड द एंटायर नेशन। इट्स जस्ट दैट कि हम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते। रादर वेस्टिंग समथिंग वी शुड बी गिविंग इट टू समबडी हु डू नॉट हैव टू ईट। या गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसी या मेजर्स लेने चाहिए जिसकी वजह से
जहाँ पर फूड, वैसे आजकल कुछ ऐसे एनजीओज हैं भी जो जहाँ से फूड वेस्ट हो रहा है या एक्स्ट्रा है उनसे लेके जिनके पास कमी है उनको देते हैं। ऐसा कुछ एक प्रोटोकॉल बनाना चाहिए, या ऐसी बहुत सारी वेबसाइट होनी चाहिए, या ऐसा हर सोसाइटी या हर जगह, हर सेक्टर्स में, हर सिटीज़ में, हर स्टेट्स में ऐसे में भी कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन को लगा देना चाहिए ड्यूटी पे, अथॉरिटी पे, कि दे वुड बी डूइंग दिस ओनली, कि वो एक्स्ट्रा फूड लेके दूसरी जगह पर कर रहे हैं डिलीवर, कहीं जो जहाँ पर रिक्वायरमेंट। इससे क्या होगा, एटलीस्ट भूख से लोग नहीं मरेंगे। सर्विसेज आर दी मेजर सोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कोई भी सर्विस हो, चाहे वो यही, जैसे मैंने आपको बोला, एक ये भी सर्विस है, यहाँ से ले जाकर उधर किसी को देना, एक्सेस जिसके पास है उससे लेकर जिनके जिनके पास कमी है उसको देना। बैंक्स जनरली क्या करते हैं हमारे हमारे काम एक इकोनॉमी में, बैंक्स क्या करते हैं, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो अपना बैंक में जमा करता है, जिसके पास पैसा कम है वो बैंक से पैसा ले लेता है। तो यही एक सर्विस है एक तरह से, कि जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है जिस टाइम में उनसे पैसा लेकर उनको देना जिनके पास की पैसा कम है। ये एक सर्विस हो गई है। बैंक को पैसा हमको दे थोड़ी रहा, अदरवाइज इट इज जस्ट अ सर्विस। तो सर्विसेज जो है वो बहुत कंट्रीब्यूट करनी किसी भी इकोनॉमी को की ग्रोथ में। करंट एनालिसिस अगर हम देखें इंडियन इकोनॉमी का, तो उसमें ये है कि करंट जीडीपी, करंट का मतलब ये ना, करंट 1920 का डेटा बिल्कुल भी नहीं है। इफ यू आर एबल टू गेट इट फ्रॉम समवेयर, मे बी विद द लेटेस्ट एडिशंस जो बुक्स की हैं हमारे पास, उसमें अगर इंडियन इकोनॉमी का लेटेस्ट डेटा आपको मिलता है तो प्लीज रेफर दैट, गो अहेड विद दैट, बिकॉज जो लेटेस्ट डेटा करंट पे मुझे मिल पाया दैट वाज फॉर 13-14 और मैक्सिमम फॉर 14 and 15, या उससे भी पुराना डेटा ये मिल रहा है। सो दिस इज नॉट करंट एनालिसिस, बट यू कैन से दिस इज दी you can say previous or the previous analysis, you can say, not current. So exactly लेटेस्ट प्रीवियस एनालिसिस जो हमारे पास इंटरनेट पे अवेलेबल। जीडीपी 2004-5 के प्राइसेस की अगर मैं बात करूं तो इतना जीडीपी था हमारा, 5748 टोटल फॉर द ईयर 13-14। पर कैपिटा इनकम करंट जो हमारा था 13-14 का 74,000 था सिर्फ, यानी कि 75,000 रुपये एक पर्सन पूरे साल में अगर कमाएगा तो कैसे खाएगा। ऑन एन एवरेज पर हेड इतना हमारा पर कैपिटा इनकम हुआ करता था। क्रॉस डोमेस्टिक सेविंग रेट हमारा इतना था जिस रेट पर हम सेव कर रहे थे, 30.8%। टर्शरी सेक्टर हमारा 56% ऑफ द जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। टर्शरी सेक्टर सर्विसेज सेक्टर होते हैं बेसिकली। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज 265 मिलियन टन्स जो हम प्रोड्यूस कर पाए थे ग्रेन प्रोडक्शन इन अ रेस्पेक्टिव ईयर, व्हिच दिस डेटा इज फॉर 13-14। ये शायद अब और ज़्यादा बढ़ गया होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इसके लिए। बोलो। अरे वो आई नहीं रहा। Sorry. India's share in the world export is 1.8 of the total trade. अब जितना ट्रेड हो रहा है पूरी दुनिया में, 100% अगर ट्रेड हो रहा है तो उसका सिर्फ 1.8% एक्सपोर्ट में हमारा कंट्रीब्यूशन था, और इंपोर्ट में हमारा कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा, हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे 2.5%। अगर आज भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा देखें लेटेस्ट जो हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, बट अगर होगा तो शायद आज भी हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे होंगे, एक्सपोर्ट कम कर रहे होंगे। कोई भी कंट्री अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है तो वो उसके लिए बेनिफिशियल है। इंपोर्ट अगर कर रही है तो इंपोर्ट करने का मतलब है कि उसके पास कुछ ऐसे सर्विसेज या प्रोडक्ट, ज़रूरत की चीज़ें ही हम करते हैं वैसे तो इंपोर्ट, तो क्योंकि हम वो चीज़ें इंपोर्ट करें जो हम खुद बना ही नहीं पा रहे और हमें ज़रूरत है उस चीज़ की, यानी कि हमें किसी और के पास मांगने जाना पड़ रहा है। और इंपोर्ट जो हम करते हैं तो कोई हमें सस्ते में इंपोर्ट नहीं कर देता, कुछ भी चीज़ें हमें ऑब्वियसली महंगे नहीं देगा। हमें हमसे भी कोई कंट्री कोई चीज़ मांगेगी जो हम यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम दूसरी कंट्रीज को महंगे नहीं देंगे, तो दूसरी कंट्रीज भी यही करती हैं। तो इंपोर्ट के बहुत हाई चार्जेस होते हैं, मोर ओवर फ्लाइट चार्जेस भी हैं। कोई चीज़ अगर आ रही है किसी दूसरी कंट्री से, चाहे वो किसी फ्लाइट में आ रही है या कैसे भी कोई भी चार्जेस है, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो उसकी अल्टीमेटली जब वो दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आके बिकता है कोई भी सामान जो इम्पोर्टेड होता है, इसलिए उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है क्योंकि उसका शिपमेंट या फ्राइट चार्जेस ही इतना ज़्यादा लग जाता है। उतनी उसकी खुद की कॉस्ट शायद प्रोडक्ट की ना हो जितना उसका लाने का कॉस्ट भी बन जाता है। और हमारा 2014 में टोटल जो इंडियन पॉपुलेशन था वो 1.26 था। आई थिंक अब इंडियन पॉपुलेशन जो है वो 1.4 है, करेंटली इट इज़ 1.4। Beating America and China, India saw the highest FDI inflow for new projects among all the nations in the first half of the calendar of 2015. 2015 में
चाइना और अमेरिका से ज़्यादा हमारा FDI इनफ्लो हुआ था 2015 में। टू बूट इंडिया अट्रैक्टेड डॉलर इतने बिलियन $31 बिलियन अगेंस्ट 12 बिलियन द फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर, विच इज़ अगेन 2015 की बात हम कर रहे हैं इसमें, एंड दिस इज़ नॉट लेटेस्ट। Total size of the foreign exchange reserve of India was $330 billion in 2015. Foreign exchange reserve of India. क्या होता है कि हर कंट्री का ना अपना एक वर्ल्ड बैंक में भी एक अकाउंट होता है, तो उसमें हम कितना अपना बैलेंस रख पाते हैं, विच इज़ एक्स्ट्रा फॉर अस, और वो सभी कंट्रीज को मेंटेन करना पड़ता है डॉलर्स की फॉर्म में, क्योंकि डॉलर इज दी यू कैन से करेंसी विच इज अ ग्लोबल करेंसी विच इज यूज्ड बाय which is used for almost all the transactions, international transactions we make in the business world. तो उस पर्टिकुलर करेंसी में फॉरेन अपना एक्सचेंज अपना एज रिजर्व अपने बैंक अकाउंट में हर कंट्री को अपना रखना पड़ता है विद दी वर्ल्ड बैंक। दी एक्सपोर्ट्स द टॉप 5 सेक्टर्स, ये सारे सेक्टर्स हैं जैसे कि इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, जेम्स एंड ज्वेलरीज, टेक्सटाइल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, हम इसमें एक्सपोर्ट कर रहे थे। हमारे पास एक्सपर्टीज है इन सब चीज़ों में कैटेगरी, वैसे तो हर चीज़ में एक्सपर्टीज ऑलमोस्ट है इंडिया में, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली दीज 5 आर द सेक्टर्स जिसमें कि एक्सपर्टीज हमारे पास बहुत ज़्यादा है, जैसे कि इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, या हम ज्वेलरीज वगैरह बनाते हैं तो हमारे पास गोल्ड यहाँ पे इंडिया में बहुत होता है। देयर वाज अ टाइम, आई थिंक फ्यू आई वुड से 1000 years आई वुड से, और मे बी जब जिस टाइम था व्हेन इंडिया वाज द ओनली कंट्री व्हिच यूज्ड टू प्रोड्यूस गोल्ड। गोल्ड कहीं और प्रोड्यूस होता ही नहीं था, प्रोड्यूस इन द सेंस कि कहीं और मिलता ही नहीं था, इट इज़ अ नेचुरल एक्सट्रैक्ट एलिमेंट जो भी है वो सिर्फ हमारी कंट्री में होगा था और किसी कंट्री में था ही नहीं। नाउ गोल्ड इज यू कैन से द वर्ल्ड वाइड थिंग, एंड इट इज़ इसका एक तरीके से हमको रिजर्व भी रखना पड़ता है विद अस इन आर RBI also, and with the World Bank also we have to make certain reserves in the form of gold, so that, and the country having more gold or this element in the form of gold is considered to be the richer one इन द मार्केट। पॉवर्टी एस्टिमेशन, पॉवर्टी क्या था, हमने एक स्लैब रखा, जैसे होता है ना किसी भी चीज़ को मेजर करने का कोई पैरामीटर होता है, कोई एक टूल होता है कि हम मेजर कैसे करें कि कौन गरीब है। Now who is the person who was under poverty? Rangarajan, sorry, he was the person who was the governor of the RBI that time. उन्होंने ये किया था, recommend किया था that the person who can spend 32 rupees in a day in the rural area like in a village, और सिटीज में अगर कोई 47 रुपीज इन अ डे स्पेंड कर रहा है या कर पा रहा है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे कि वो पुअर है। उससे कम अगर इतना भी नहीं कर पा रहा, देन द पर्सन इज पुअर एंड ही वुड बी ट्रीटेड, ही और शी वुड बी ट्रीटेड दैट ही इज अंडर और बिलो दी पॉवर्टी लाइन, BPL जिसको हम बोलते हैं, बिलो दी पॉवर्टी लाइन में वो लोग हैं। तो इतना आप ये सोचिए कि 32 रुपीज की क्या वैल्यू थी, बट दिस डेटा इज फॉर 2011-12 2012 की हम बात करें, बट फिर भी 32 रुपया एक दिन में बहुत ही कम अमाउंट है टू स्पेंड एंड टू लिव। मतलब नोबडी कैन सर्वाइव इन जस्ट 32 रुपीज इन अ डे, या 50 रुपए एक दिन में किसी सिटी में आप रहकर सर्वाइव नहीं कर सकते। यू कांट अफोर्ड 3 मील्स अ डे इन जस्ट ₹50। इतना कम रखने के बाद भी मेजर स्केल को हमारी जो थी पॉपुलेशन, वो हमने कितना था 363 मिलियन पीपल 11-12 में विच वर बिलो द पॉवर्टी लाइन। यानी कि अगर हम इसको और बढ़ा दें मेजर स्केल को, कि हम ये समझें कि 100 रुपए तक जो बंदे नहीं खर्च कर पा रहे हैं वो सब गरीब हैं, तो ये फिगर तो शायद बहुत और ज़्यादा ऊपर चला जाता है, शायद 100 करोड़ लोग ही आ जाते हैं पूरे इसके अंदर। 1.2 में से 1 करोड़ पीपल तो अंडर पॉवर्टी आ जाते हैं, यानी कि बहुत ही गरीब है। वाई? बिकॉज 1% पीपल जो हैं इंडिया में, और जो रिचर पीपल हैं वो 53% ऑफ द टोटल वेल्थ जो हमारी कंट्री का है वो उसको लेते हैं। दैट मीन्स कि अगर कोई पर्सन मतलब जो टोटल हमारा वेल्थ है कंट्री, हमारी कंट्री का, उसमें से 53% यानी कि मोर देन हाफ अगर हम वेल्थ निकाल दें तो वो सिर्फ कंट्री के 1% लोगों के पास है। बाकी जो और बच गया 47%, वो एंटायर जो कंट्री है 99% पीपल उनके पास है। तो यानी कि गरीबी हमारे देश में, पॉवर्टी एस्टिमेशन जो हमने ये स्लैब रख के निकाला था, बहुत ज़्यादा थी हमारे पास पॉवर्टी उस टाइम भी। इसका मतलब ये कि 30% अप्रॉक्स 29.5% इंडियन पॉपुलेशन लिव्स बिलो दी पॉवर्टी, यानी कि 30% लोग तो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। 100 में से 30 आदमी इतने गरीब हैं कि उनके पास 30 रुपये पर डे भी नहीं था खर्च करने के लिए, या 50 रुपये पर डे सिटी में भी खर्च करने के लिए नहीं था।
ठीक है। 2009-10 में रंगराजन हैज एस्टिमेटेड दैट द शेयर ऑफ बीपीएल ग्रुप इन दी टोटल पॉपुलेशन वाज दिस। अब 9-10 में जब ये चीज का हमने किया था तो हमारे पास पॉवर्टी ग्रुप में जो लोग थे, पॉवर्टी लाइन में बीपीएल ग्रुप में जो लोग थे वो 38% थे। बट क्योंकि हमने 11-12 में थोड़ा सा मेजर करके वो पैसा बढ़ा दिया कि 32 रुपीज कर दिया गाँव के लोगों के लिए, 47 रुपीज पर डे कर दिया टाउन या सिटीज के लोगों के लिए, तो वो चीज भी 29.5% आ गई ऑफ द एंटायर इंडियन पॉपुलेशन which were below the poverty line people. ठीक है। Indian economy now, because it is a mixed economy, private and public, it is considered. Please mute yourself until it is not required. Currently, India is considered as one of the most developing economy of the world because of its nature. Part of the agriculture in the total GDP is decreasing, part of service sector is increasing, and the contribution of tertiary sectors is also increasing in the GDP year on year basis. हर साल जो सर्विस सेक्टर है वो हमारा बढ़ रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर के नाम पे जो चीज़ें हैं वो कम होती जा रही हैं, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और हम उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज वाई we are not able to establish ourselves and we are not able to become developed also. अगर हम करंट एनालिसिस इंडियन इकोनॉमी का देखें तो इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड एज अ डेवलपिंग मार्केट इकोनॉमी। डेवलपिंग मार्केट इकोनॉमी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इट इज वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय नॉमिनल जीडीपी एंड 3rd लार्जेस्ट बाय परचेजिंग पावर। पैरिटी, पैरिटी का मतलब होता है बराबरी करना, इक्वालिटी, इक्वालिटी इज पैरिटी, अनइक्वालिटी इज डिस्पैरिटी। ठीक है, तो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट है और वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है by nominal GDP. ठीक है, so you can just go through with these paragraphs and all these details and try to gather the information whichever you can gather. जैसे कि latest to this current analysis जो ये वाला है ना, current analysis of Indian economy, right from the 4th and 5th page, this is the latest data which I could gather from internet. कि 1920 का somehow डेटा है या बिल्कुल recent है, अगर 1920 का नहीं भी है तो एटलीस्ट 1780 या recent का डेटा है, which is the latest one with us. ठीक है, फ्रॉम इंडिपेंडेंस 1947 until 1991 सक्सेसिव गवर्नमेंट promoted protectionist economic policies with extensive state intervention and regulation which is characterized as dirigism. The end of the Cold War and an acute balance of payments crisis in 1991 led to the adoption of the broad program of the economic liberalization. कोल्ड वॉर क्या होता है? कोल्ड वॉर होता है कि हम we really do not want to talk to the person or to the other economy. जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा कोल्ड वॉर रहता है, हम ये चीज़ बोलते हैं कि हमारे उनसे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। हमें हो सकता है उनसे किसी टर्म्स पे बात करने की जरूरत पड़े या हो सकता है कि यहाँ का पीएम वहाँ के पीएम से बात करना पड़े उनको बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज डिस्कशंस के लिए कुछ है, बट अदरवाइज वी वुड नॉट वांट इट पर्सनली टू एक्चुअली हैपन. So that is the situation where actually any war is not going on, actual लड़ाई physically नहीं हो रही है, but we do not have the good relationship also, तो उसको हम cold war situation बोलते हैं. So it happens at times, sometimes like these days India and China is also with the Cold War situation that we really don't want to use any Chinese products, we really don't want China to enter in our country, या वो भी नहीं चाहते होंगे शायद Indians को काम देना या India के साथ कुछ काम करना या all those things. This is called कोल्ड वॉर सिचुएशन. इट कीप्स हैपनिंग. यहाँ इंडिया चाइना से नहीं तो किसी और से होगा, मतलब इट हैपेंस विद द, जैसे कि एक होता है कि इफ वी आर रनिंग अ बिजनेस देन वी कैन नॉट बी गुड फॉर एवरीबडी एंड एवरीबडी कैन आल्सो नॉट बी गुड फॉर अस. सो इन द इंटरनेशनल मार्केट आल्सो इन द सेम फैशन, हर कंट्री के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो, इट इज नॉट मैंडेटरी. When it is not the case, then it is termed as cold war. These are the basically you can say rankings which is being done or which we stand at in different sectors or with different services in front of the entire world. The economy slowed in 2017 due to shocks of the demonetizations in 2016. 17 में हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन आ गई थी, स्लो हो गई थी. वाई? बिकॉज हमारी कंट्री में जो काम करने का तरीका था वो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कैश में ही करते थे.
है ना। और जीएसटी ही तभी भी इंट्रोडक्शन हुआ था, जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस का, जो गवर्नमेंट ने इंस्टॉल किया वो 2016 के बाद 17 में किया था। 8 नवंबर 2016 को ही हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसमें आज 4 साल हो चुके हैं। उसके बाद 17 में गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस लेवी कर दिया, जिसमें कि बहुत सारे चेंजेस किए गए कि हर महीने आपको रिटर्न अपना फाइल करना है, मंथली बेसिस पे, देन क्वार्टरली बेसिस पे, देन एनुअल बेसिस पे। ये काम भी बढ़ गया टैक्सेस पे, हर बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, सो दैट कोई भी अपना कुछ भी पिछले बैकडेट में जाके चेंज ना कर पाए। हर मंथ में जो हमने भर दी है अपनी रिटर्न, अब आगे वो रिकॉर्ड में गवर्नमेंट के पास चला गया। पहले मंथली नहीं हुआ करता था, चीज़ें क्वार्टरली होती थी, तो 3 महीने का हमारे पास टाइम होता था, हम ऊपर नीचे अपनी चीज़ों को कुछ ना कुछ कर सकते थे। ट्रांजेक्शन्स को इधर उधर दिखा दिया, बैक डेट में दिखा दिया कुछ, अगर हमें बेटर मिल रहा है या नहीं है तो किसी चीज़ को हटा दिया। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए थे। डिमोनेटाइजेशन, इफ यू वांट टू रियली एलैबोरेट, यू कैन डू इट, बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट थिंग, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग इंडियन इकोनॉमी। जितना आपको इंडिया के बारे में पता है, इकोनॉमी के बारे में, जो भी चीज़ें भी रिसेंट पास्ट में हुई भी हैं, या उसका अगर कुछ इम्पैक्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यू कैन कंक्लूड एंड यू कैन पुट एवरीथिंग, यू कैन कवर एवरीथिंग इन दिस टॉपिक। बहुत वास्ट, जितना आप चाहें इसको पढ़ सकते हैं इस टॉपिक को, इट इज़ वेरी वास्ट। अगर इंडियन इकोनॉमी को हम 1947 से अब तक पढ़ेंगे तो इट कैन बिकम दी not just a topic or not just a chapter but a complete subject. It is very vast thing. So जितना आप इसमें कवर कर सकते हैं, it is good. जितना ज़्यादा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप अपने आंसर में कर सकते हैं, it will be great for you to answer this. ठीक है, बाकी this is a big topic, तो आपको इस पे एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि you please write about the Indian economy, what do you understand by Indian economy, what are the latest measures or the changes happened or measures taken by the government in the recent past. ऐसा कुछ भी करके एक आपको बड़ा क्वेश्चन, बड़ा इन द सेंस की फुल जो भी मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपको आ सकता है। यू कैन इन दिस पर्टिकुलर कंटेंट ऑल्सो 5 पेजेस इस नोट्स में भी आपके पास इतना डाटा है कि अगर आप ये सारा कुछ भी कवर करोगे तो इट विल बी कवर्ड। इंडिया रैंक्स सेकंड ग्लोबली इन द फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। हम इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं एग्रीकल्चर, फूड, सब कुछ, कि हमारा जो रैंक है दुनिया में वो सेकंड रैंक है। while agriculture exports were $38.5 billion. The construction, the real estate sector is the second largest employer after agriculture. इसके एग्रीकल्चर के बाद हम रियल एस्टेट में भी काफ़ी आगे हैं, कंस्ट्रक्शंस में भी। आपने देखा होगा कि इंडिया में 10 साल पहले तक कोई ये फ्लैट्स एंड ऑल दोज थिंग्स में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता था, ना लोग इसको लेना पसंद करते थे। नाउ बिकॉज ऑफ सर्टेन अदर एडिशनल सर्विसेज विच आर बीइंग प्रोवाइडेड इन द सोसाइटीज, वी पीपल आर ऑल्सो मूविंग एंड थिंकिंग टू बाय द फ्लैट्स एंड ऑल दोज थिंग्स रादर टू हैव आवर ओन लैंड और उस पर घर हम बनाएं, जैसे जो पहले के लोग हम प्रेफर किया करते थे। आज हम लोग इस चीज़ में भी, रियल एस्टेट में, ये चीज़ इस तरह से मूव कर रही है। जस्ट गिव मी अ मिनट। Let me click your attendance. संवाद करिए, गेट पे आ गए। So this is what it is. Class is about to over. ये इसके बाद का नेक्स्ट मैं आपका नेक्स्ट क्लास में कवर करती हूँ. We will be meeting at 3:40.